Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. This is me Haya Khan from Pre-Med. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने कोर्स को रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम अपने लॉजिकल रीजनिंग के रिवीजन क्रैश कोर्स का सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने अपने नेक्स्ट 3 टॉपिक्स लॉजिकल रीजनिंग के विद प्रैक्टिस टिप्स एंड ट्रिक्स को रिवाइज करना है। बच्चों, अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन आप लोगों को एक दफ़ा ये चीज़ रिवाइज करवा दूं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, ताकि आपको ये 3 लाइन पर डिपेंडेंट एक स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ जाए, जिसके गिर्द आपके तमाम सवालात लॉजिकल रीजनिंग के रिवॉल्व करते हैं। बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको कुछ प्रीमिसेस दे दी जाती हैं क्वेश्चन में, और आपको अपने कंक्लूजन, अपने आंसर्स, अपने स्टेटमेंट के जितने भी ऑप्शंस हैं, आपको उन्हीं प्रेमिसेस के गिर्द रिवॉल्व करते हुए अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। या तो आपको उस प्रेमिसेस में से कुछ डेटा को डिड्यूस करना है, कुछ एक्सप्लिसिटली और कुछ इम्प्लिसिटली आपको दिया हुआ होगा, और आपने उसी के गिर्द उनके रिलेशंस बनाकर अपने आंसर तक पहुंचना है। बट आपने अपने प्रेमिसेस तक ही रहना है और लॉजिकली एंड सेंसिबली आपने आंसर्स को जज करना है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पहले 3 टॉपिक्स को, लेटर एंड सिंबल सीरीज, लॉजिकल प्रॉब्लम्स और कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्कस किया था पार्ट 1 में, और आज के लेक्चर में हम लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट को देखेंगे। बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर को आगे लेकर जाने से पहले आप लोगों को जनरल जितने भी हमारी टिप्स हैं वो एक दफ़ा बता दूं कि जनरली जब हमने लॉजिकल पोर्शन टेस्ट में सॉल्व करना है तो कौन सी चीज़ों को हमें अपने जहन में रखना है, ये मैं इस लेक्चर में दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आपको काम एंड फोकस रहना है, क्योंकि जितने आप फोकस्ड रहेंगे, जितने आप काम एंड रिलैक्स रहेंगे, उतना आपका लॉजिकल रीजनिंग बेस्ट होगा। सेकेंडली, क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एक दफ़ा स्टेटमेंट को रीड करना है, 2 दफ़ा स्टेटमेंट को रीड करना है। बट बच्चों, याद रखें आपका टाइम भी आपको मैनेज करना है, क्योंकि आप एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। आपको एक दफ़ा सवाल को रीड करना है, 2 दफ़ा रीड करना है। बट अगर स्टिल आप आपको कंफ्यूज कर रहे हैं वो सवाल और आपको समझ नहीं आ रही, तो उस सवाल को छोड़कर दूसरे सवाल पर मूव करें, क्योंकि अक्सर औकात एक सवाल को छोड़कर दूसरे पर मूव करने से भी हमें उस सवाल की सोल्यूशन थोड़ी देर बाद मिल जाती है। क्या करना है कि आपने डायग्राम्स एंड विजुअल एड्स का यूज़ करना है कि जैसे आप एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल को पढ़ते जा रहे हैं तो साथ साथ ही पहली लाइन को रीड करें और कुछ डाटा डिड्यूस करके अपना मैथमेटिकल फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में साइड पर लिख दें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हाँ, पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। हर सवाल में कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होता है, तो उस पैटर्न को आइडेंटिफाई ज़रूर करना है आपने। एनालाइज ऑप्शंस केयरफुली, तमाम ऑप्शंस को अच्छी तरह केयरफुली आपने एनालाइज करना है कि हर ऑप्शन क्या कह रहे हैं। कभी कभार फर्स्ट इज द काज एंड सेकंड इज द इफेक्ट के बजाय पहले ऑप्शन में सेकंड इज द काज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट के दे दिया जाता है, लेकिन अक्सर बच्चे गौर नहीं करते और गलत ऑप्शन मार्क कर देते हैं। लॉजिक और कॉमन बेस्ड आंसर्स को आपने देखना है और लॉजिकली एंड कॉमन सेंस बेस्ड पर ही थिंकिंग करनी है। वर्क बैकवर्ड का मतलब क्या है कि अक्सर औकात आपको स्टेटमेंट पढ़ के इतना अच्छे से समझ नहीं आता। जब आप एक दफ़ा ओपिनियंस को या अपने कंक्लूजन्स को देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। तो समटाइम्स वर्क बैकवर्ड्स भी बहुत हेल्पफुल होता है। आपने एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली गिवन नहीं है बट आपको उधर से मिल रही है, उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेकर जाएगी। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ करना है, जो कि ना सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग बल्कि आपके टेस्ट के तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल समझा जाता है। जो ऑप्शंस रॉन्ग है उन पर मत सोचें, बल्कि जो बेस्ट ऑप्शंस आपको लग रहे हैं उसमें से अपना अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट करें। नेगेटिव वर्ड्स नॉट और एक्सेप्ट का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर औकात ये सेंटेंस में आप लोग इग्नोर कर देते हैं और ये लगने की वजह से आपके सेंटेंस का पूरा मतलब डिफरेंट हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम लोग अपने क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन पर मूव करते हैं और देखते हैं कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे सवाल आते हैं और हमने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग मैंने आपको बता दिया कि बहुत आसान है, बस आप लोगों को केयरफुल रहना है और फोकस्ड रहना है, अपने तमाम दिए गए डाटा को गौर से पढ़ना है। ठीक है, अब आप देखें, अगर एक स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि ऑल बॉयज आर ग्रेसफुल, ऑल बॉयज आर ग्रेसफुल, तो आप लोग ने इसमें ओरिएंटेशन का ख्याल रखना है कि आपने इसी डायरेक्शन में क्रिटिकल सोचना है, आपने इसको रिवर्स करके रिड्यूस नहीं। ओरिएंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर कहा जा रहा है कि ऑल बॉयज ग्रेसफुल, तो दैट मीन्स ऑल बॉयज आर ग्रेसफुल। आप ये नहीं कह सकते कि ऑल ग्रेसफुल आर बॉयज। ठीक है, आपने ओरिएंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। जिस डायरेक्शन में आपको स्टेटमेंट गिवन है उसी डायरेक्शन में आपने उस पर एनालाइजमेंट करनी है।
अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर क्रिटिकल थिंकिंग के। तो कंपनी एक्स हैज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमराज ऑफ क्वालिटी एंड द लेटेस्ट डिजाइन सो दैट यू डू नॉट स्पॉइल इवन अ सिंगल शॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस। कंक्लूजन 1, नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रिप्यूटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। देखिए उन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि कोई दूसरी कंपनी उस टाइम पर रिप्यूट नहीं कर रही थी, बस बट रिकॉर्ड बताया गया सिर्फ कंपनी एक्स का। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या, एनी वन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी इससे बहुत अच्छी तस्वीर बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेदर कंडीशन अगर अच्छे हो। ठीक है, वेदर कंडीशन एक शर्त है कि उसका वो बुरा होगा तो शॉट बुरा हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि एनी वन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा। तो हम कहेंगे कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा सवाल हमें कहता है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस विच टेंड्स टू टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज। कंक्लूजन 1, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि विच टेंड्स टू द विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज। वो यही बात करे कि ये इतना मुश्किल हो जाता है स्मोकर के लिए गिव अप करना इस पर, क्योंकि ये पूरी की पूरी विल पावर को आखिरी हद तक आजमाइश में या जज करता है या आजमाता है। इसी तरह ह्यूमन बींग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल। तो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेस। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है कि कुछ आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसको पढ़ें और अपने कंक्लूजन्स बताएं कि कौन से करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है, इन अ कंसाइनमेंट ऑल द बॉक्सेस कंटेन बुक्स। ठीक है, ऑल बॉक्सेस के अंदर है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ दीज बॉक्सेस हैव आल्सो नोटबुक्स। ठीक है, सम बॉक्सेस के अंदर, बुक्स तो सबके अंदर है तो बुक्स तो उसके अंदर होंगे, साथ में नोटबुक भी है। फिर अगला कह रहा है कि सम अदर बॉक्सेस हैव आल्सो स्क्रिपिंग पैड्स। कुछ दूसरी बॉक्सेस में, ठीक है, कुछ दूसरी बॉक्सेस में क्या है, बुक्स के साथ साथ, बुक्स तो सब में है, स्क्रिपिंग पैड्स हैं। ठीक है, स्क्रिपिंग पैड्स क्या करेंगे, स्क्रिपिंग पैड। कंक्लूजन की तरफ आप मूव करें तो कंक्लूजन में आपको कहा जा रहा है कि पहली कंक्लूजन क्या है कि सम बॉक्सेस कंटेन ओनली स्क्रिपिंग पैड्स। तो देखें क्या इस 3 ऑप्शंस में से आपको कहीं पर ये नजर आ रहा है कि किसी में ओनली के ओनली स्क्रिपिंग पैड्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी की बात करें, ऑल बॉक्सेस कंटेन नोटबुक। तो अगर आप देखें तो कोई ऐसा यहाँ पर बॉक्स है जिसके अंदर मतलब नोटबुक्स हो, सिर्फ नहीं। तीसरी स्टेटमेंट है, सम बॉक्सेस कंटेन नोटबुक्स एंड बुक्स। तो अगर आप लोग ये, तो इसमें लिखा है कि कुछ बॉक्सेस के अंदर बुक्स हैं और नोटबुक्स हैं, तो हमारी ओनली ओनली मतलब कंक्लूजन 3 जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं गिवन कि कंक्लूजन 3 फॉलो, तो आप नन ऑफ दीज का ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है कि इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200। ठीक है, टोटल रन्स कितने बनाए गए, 200। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। 160 रन्स जो थे वो स्पिनर्स ने बनाए थे 200 में से। अब आपको कंक्लूजन्स क्या दी गई हैं कि 10 ऑफ द टीम कॉन्सिस्ट ऑफ स्पिनर्स। तो क्या हमारे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा मेंशन है? अगर हम देखें तो 200 में से 160 रन स्पिनर ने बनाए, तो सिर्फ 10% तो वो होंगे भी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। तो बिल्कुल ऐसा कोई डाटा नहीं गिवन ऊपर, तो हम लोग कहेंगे कि नाइदर 1 एंड नॉर 2 फॉलोज। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो है कि लाइफ मीन्स स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लाइफ। कंक्लूजन क्या है, लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। देखिए बच्चों, यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, बट उन्होंने कहा कि लाइफ का मतलब ही सख्तियां हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने नहीं की कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वन शुड अवॉइड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इन लाइफ। तो बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया है कि स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स का बहुत बुरा इफेक्ट होता है लाइफ पर, तो इस वजह से वन शुड अवॉइड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। ये बिल्कुल ठीक है, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक हो गया।
अब हम लोग अपना अगला टॉपिक लॉजिकल डिडक्शन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन लॉजिकल डिडक्शन के टॉपिक में आपको क्या करना है कि आपको अपने डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, या तो आप उसको वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं? वेन डायग्राम्स कोई फॉर्म, कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म या ज्यादातर डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें हमारी दो स्टेटमेंट्स या तीन स्टेटमेंट्स के अंदर गिवन डेटा की सिमिलैरिटीज या दोनों के अंदर ऐसी चीजें जो सेम है वो रिप्रेजेंट की जाती हैं। या आप अपनी सिंबॉलिक फॉर्म में, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस की फॉर्म में डाटा को लिख लो ताकि आपको अगली स्टेटमेंट जो पूछी जा रही है उसको जज करना आसान हो जाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे करना है। आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, देखें, ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है पहली, कि आपने दो स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और तीसरी स्टेटमेंट का आंसर पहली दो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड डिड्यूस करना है आपने। देखिए, तानिया इज ओल्डर देन एरिक। क्या बोल रहे हैं कि तानिया ओल्डर है एरिक से। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है? क्लिफ इज ओल्डर देन तानिया। क्लिफ क्या है? ओल्डर है तानिया से। बच्चों, ये साइन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें, एक दो, तो मींस यहाँ पर ग्रेटर आएगा और यहाँ पर लेसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और यहाँ पे दो डॉट है। तो आप इस साइन को ऐसे याद कर लें कि ये जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा वहां पर ग्रेटर क्वांटिटी लिखेंगे, और जिस तरफ से ये मतलब क्लोज साइड होगी वहां पे स्मॉलर क्वांटिटी। जैसे 8 मैं साइन को ऐसे पुट करूंगी। अब थर्ड स्टेटमेंट मुझसे पूछ रहा है कि एरिक इज ओल्डर देन एरिफ क्लिफ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे तानिया तानिया कॉमन है, तो मैं तानिया को यहाँ लिख देती हूँ और लिख देती हूँ कि तानिया इज ग्रेटर देन एरिफ। ठीक है, और क्लिफ इज ग्रेटर देन तानिया। ठीक है, मेरा डाटा डिड्यूस हो गया। अब मैं अपना थर्ड स्टेटमेंट इससे बेस करूंगी। एरिफ इज ओल्डर देन क्लिफ। अगर आप गौर करें, देखें, सबसे ओल्डेस्ट क्लिफ है। ठीक है, तो एरिफ कैसे क्लिफ से ओल्डर हो सकती है? बिल्कुल ये फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, थर्ड वाली, हम इसको फॉल्स करेंगे। अगली स्टेटमेंट देखें, आपने दो स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और तीसरी फिर उसके बेस पर बतानी है कि वो करेक्ट है, फॉल्स है या अनसर्टेन है। ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रसबेरीज। ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रसबेरीज। अब देखें, मेरी ब्लूबेरीज कॉमन है तो ब्लूबेरीज को दिया। ब्लूबेरीज का ज्यादा कॉस्ट है स्ट्रॉबेरीज से और ब्लूबेरीज का लेस कॉस्ट है रसबेरीज से। ठीक है, ये एक मेरे पास इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन देखें क्या पूछता है वो मुझसे, रसबेरीज कॉस्ट बोथ स्ट्रॉबेरीज एंड ब्लूबेरीज। तो अगर आप गौर करिए, रसबेरीज सबसे ज्यादा कॉस्टली है। देख रहे हैं आप साइन को, फिर देखें ये साइन को, तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज से रसबेरीज की जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं हम लोग। जस्ट वेट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, एक मिनट, ये मूव आगे करने में थोड़ा इशू आ रहा है। जस्ट वेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ओपन हो गया फाइनली। ये है कि मारा रन्स, क्या सवाल है हमारा? मारा रन्स फास्टर देन, सवाल क्या है? मारा रन्स फास्टर देन गेल। ठीक है, और दूसरा है लिली रन्स फास्टर देन मारा। लिली रन्स फास्टर देन मारा। अब आप देख सकते हैं मारा कॉमन है तो मारा को मैंने यहाँ लिख दिया, मारा रन्स फास्टर देन गेल। ठीक है, लिली रन्स फास्टर देन मारा। लिली रन्स फास्टर देन मारा एंड मारा रन्स फास्टर देन गेल। ठीक है, अब इसकी बेस पर मैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट डिड्यूस करूंगी। गेल रन्स फास्टर देन लिली। तो अगर आप देखें, लिली सबसे ज्यादा फास्ट मूव कर रही है, ठीक है, और गेल
सबसे ज्यादा स्लोएस्ट भाग रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है कि गेल्स रन्स फास्टर देन लिली। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो इज यंगर देन काटी। ठीक है, जो क्या है, छोटा है काटी से। ठीक है, एंड मार्क वॉज बॉर्न आफ्टर जो। अगर मार्क जो है वो आफ्टर पैदा हुआ है जो के, तो मीन जो पैदा हुआ है और जो बड़ा हो गया मार्क से, क्योंकि मार्क बाद में पैदा हुआ है तो मार्क छोटा है। अब इसके अंदर से जैक हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम ये डिड्यूस कर लेंगे कि जैक इज ग्रेटर देन काटी। ठीक है, जो इज ग्रेटर देन काटी एंड जो इज यंगर। ठीक है, यंगर, वेट, हम अच्छा सा पेन भी ले लेते हैं। ठीक है, जो क्या है, यंगर है। ठीक है, काटी से। ठीक है, और फिर क्या है, जो है वो, फिर क्या कह रहे हैं वो, मार्क वॉज बॉर्न आफ्टर जो। ठीक है, तो मतलब जो बड़ा है मार्क से, जो बड़ा है मार्क से। ठीक है, अब इस इंट्रोड्यूस करें। काटी इज ओल्डर देन मार्क। काटी इज ओल्डर देन मार्क, तो आप देख सकते हैं कि काटी सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है और फिर जो है और फिर मार्क है। तो बिल्कुल काटी इज ओल्डेस्ट देन मार्क, हम इसको ट्रू कंसिडर करेंगे, हमारी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज लोअर देन ट्यूसडे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना किस तरह मैं एक एक लाइन को पढ़ते हुए अपना डाटा लिख रही हूँ, सेम इस तरह आपने पेपर में लिखना है। जो टेम्परेचर था, ठीक है, वेट, मैंने मंडे लिख दिया। जो टेम्परेचर था मंडे का, ठीक है, वो लोअर था ट्यूसडे से। ठीक है, इसी तरह वेनेसडे का जो टेम्परेचर था, ठीक है, लोअर था ट्यूसडे से। ठीक है, अब हमें क्या पता चला कि टेम्परेचर ऑन मंडे वाज लोअर देन ट्यूसडे एंड द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे वाज लोअर ऑन देन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि जो टेम्परेचर था, ठीक है, मंडे का भी ट्यूसडे से कम था, वेडनेसडे का भी ट्यूसडे से कम था। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमें पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज हायर देन ऑन वेडनेसडे। तो वो पूछ रहा है कि मंडे को भी कम था और वेडनेसडे को भी कम था, तो क्या मंडे को जो टेम्परेचर था वो वेडनेसडे से ज्यादा था? तो क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पहली दो स्टेटमेंट्स में मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं मेंशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनसर्टेन। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मंडे का टेम्परेचर ज्यादा था या ट्यूसडे का ज्यादा था। दोनों मंडे ट्यूसडे का था तो कम ट्यूसडे से, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मंडे का कितना ट्यूसडे का कितना था कि जिसके बेस पर हम ये कह सके कि द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज हायर देन वेडनेसडे। तो ये अनसर्टेन इंफॉर्मेशन है। जो अब हम अपने अगले आखिरी टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट की तरफ मूव करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, बच्चों कॉज एंड इफेक्ट लॉजिकल रीजनिंग का सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, बेसिक इन्फो को नहीं पता होती कि उन्होंने इस पोर्शन सॉल्व कैसे करना है, और अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो उसको हल कैसे करना है। तो अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि किस तरीके से मैं अपनी स्टेटमेंट्स को रीड करती हूँ और किस तरीके से मैं डाटा को रिलेट करके अपना आंसर निकालती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। ठीक है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज यानी देहाती और वो जो अभी नए नए छोटे छोटे शहर बने, वो इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग है। ठीक है, उनको बहुत मसला है बहुत अरसे से। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम द पावर क्राइसिस, ठीक है, अगर गवर्नमेंट पावर क्राइसिस को कम नहीं करेगी तो लोड शेडिंग विल बी एक्सटेंडेड इवन टू द अर्बन एरियाज, तो लोड शेडिंग अर्बन एरियाज में भी चली जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स लोड शेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज की, और यहाँ पर बात हो रही है अर्बन एरियाज की। ठीक है, तो दोनों में बात हो तो लोड शेडिंग की रही है ना, और दोनों हमारी इफेक्ट हैं कि एक इफेक्ट ये है कि सफर हो रही है जो हमारी अर्बन और सेमी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है लोड शेडिंग के इफेक्ट से, और दूसरी क्या है, यही चीज आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, इफेक्ट के तौर पर आएगी अगर इस
जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे ये हमें पता चला कि इसका जो काज है वो एक ही है, लोड शेडिंग, और ये उस लोड शेडिंग काज के दोनों इफेक्ट्स हैं, किसी सेम काजेस के ये दो इफेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल द कॉलेजेस अंडर इट्स जुरिसडिक्शन टू बैन यूज ऑफ सेल फोन इनसाइड द कॉलेज प्रेमिसेस। ठीक है, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने सेल फोन्स का इस्तेमाल यानी बंद कर दिया, बैन कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेज signed a joint petition to the university complaining the disturbances caused by cell phone ringing during inside the classrooms। अब गौर करें, क्लासरूम के अंदर फोन की बेल्स बजती थी, टीचर्स उससे इरिटेट होते थे या टीचर्स डिस्टर्ब होते थे, उन्होंने इस पे कंप्लेन की और कंप्लेन के नतीजा क्या निकला कि यूनिवर्सिटी ने सेल फोन्स को बैन कर दिया। तो क्या पता चला कि फर्स्ट इज द काज एंड सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ दिस काज। तो हमारा कौन सा करेक्ट हुआ? फर्स्ट इज द काज एंड सेकंड इज द इफेक्ट। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड विगल ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स इन द लोकेलिटी। देयर हैज बीन कंसिडरेबल रिडक्शन इन द इंसिडेंट्स ऑफ प्रिटी क्राइम्स इन द लोकेलिटी। देखें, पुलिस ने ज्यादा टाइम वर्क करना शुरू किया, ड्यूटी देना शुरू की, तो नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला कि रिडक्शन हो गई जितने भी क्राइम्स के इंसिडेंट्स थे। तो ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है कि पुलिस की ड्यूटी की वजह से इफेक्ट क्या आया कि क्राइम्स कम हो गए। तो फर्स्ट इज द काज एंड सेकंड इज इट्स इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि the government has decided to roll back the hike in the prices of cooking gas and kerosene। ठीक है, जो मतलब प्राइजेस में इतना ज़्यादा बढ़ाव आया था, प्राइजेस बढ़ गई थी, तो उसके लिए जो हाइक उन्होंने निकाली हुई थी, स्ट्राइक, ठीक है, वो उन्होंने वापस मतलब ख़त्म करना कर दी। ठीक है, डिसाइड कर ये किया कि वो ख़त्म कर देंगे। सेकंड कहता है कि सम मिनिस्टर्स हैड रिजाइंड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाइक इन प्राइस ऑफ कुकिंग एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब देखें, सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं कि ये जो सम मिनिस्टर्स थे ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट में जो हाइक हो रहा था हाई प्राइस के अगेंस्ट कुकिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। ठीक है, तो अब लोगों ने रिजाइन किया, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो तो हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने उस फैसले को पीछे कर दिया वापस, और वो जो हाइक थी उसको खत्म करने का फैसला किया। ठीक है, रोल बैक करने का फैसला किया। तो हम कह सकते हैं सेकंड इज काज एंड फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। सेकंड इज द काज। ठीक है, इस काज की वजह से नतीजा क्या लिया कि हुकूमत ने हाइक को रोल बैक कर दिया। ठीक है, सेकंड इज द काज एंड फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। अब अपने लेक्चर के आखिरी की तरफ मूव करते हैं। आखिरी सवाल है हमारा, majority of people residing in the locality have decided to protest against the municipality authority decision to allow the construction of a shopping mall in the locality। ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना शॉपिंग मॉल की लोकेलिटी के अंदर, उस पर मेजोरिटी वहाँ के जो रेजिडेंशियल लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करने का इरादा किया। Many shopping malls have been opened all over the city in the recent time। ठीक है, अब आप गौर करें, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स खुलना शुरू हो गए, तो वहाँ के जो रेजिडेंट लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करने का इरादा किया इसके अगेंस्ट। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड काज एंड फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट एंड सेकेंड इज द काज। कि ये वजह थी कि जब शॉपिंग मॉल्स बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर ओपन हो गए, तो लोगों ने वहाँ के जो रिजाइडिंग लोग थे उन्होंने फैसला किया कि वो म्यूनिसिपल कमेटी के अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे, क्यों का काम करे शॉपिंग मॉल पर। ठीक है, तो बच्चों
ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पहले एक पार्ट 1 में आप लोगों को पीएमडीसी के 3 टॉपिक्स की रिवीजन कराई कि किस तरीके से आपने अपने टेस्ट में रिवाइज करना है, मतलब करना है क्वेश्चंस को अपने पहले 3 टॉपिक्स। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने आप लोगों को नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारे टॉपिक्स थे उसकी रिवीजन करवा दी, ठीक है। और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोग को एक दफ़ा टेस्ट से पहले रिवाइज करा दिए, क्योंकि प्री मेड चाहता है कि हमारे बच्चों के पेपर्स में उनको किसी किस्म का मसला ना आए। तो बच्चों आप लोगों ने ऑल ओवर द लॉजिकल पोर्शन काम एंड रिलैक्स रखना है खुद को, क्योंकि जितने आप calm रहेंगे, जितने आप रिलैक्स रहेंगे, आपके लॉजिकल रीजनिंग उतना ही बेस्ट सॉल्व होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम प्री मेड की टीम की तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी मदद करें, अल्लाह ताला आपके हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।